हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैलिटी। हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन टाइप के अपन ने पढ़ ली है और नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलैलिटी। तो देखिएगा, मोलैलिटी, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन के में अंदर, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, उसके 1 केजी में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसको अपन बोलेंगे सॉल्यूशन की मोलैलिटी। देखिएगा कैसे डिफाइन करते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute, moles of solute dissolved in per kg weight of solvent। यानी कि सॉल्वेंट के 1 केजी वेट में जो सॉल्यूट के मोल्स डिजोल्व है उनको अपन यहाँ कहेंगे मोलैलिटी। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg, upon weight of solvent in kg। सॉल्वेंट का केजी में वेट वहां पर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा केजी में ही यहाँ पर वेट रखना है, किसी भी यूनिट में आपको दिया हो आपको यहाँ केजी में कन्वर्ट करके फिर यहाँ रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला मोलैलिटी का। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी। तो आपने मोल को केजी से डिवाइड किया है तो यूनिट हो जाती है अपनी मोल पर केजी। तो मोलैलिटी की जो यूनिट है वो होगी अपनी मोल पर केजी। इसको आप ऐसे लिखें या फिर एक और अपने पास तरीका है, या इसको ऐसे लिखें कि मोल और फिर केजी इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखिए कि मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। भाई किस किस तरह के बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनकी अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपको कह रखा है कि भाई HCl सॉल्यूशन का एक कोई भी कंटेनर है, उसके ऊपर एक लेबल लगा रखा है कि भाई 5% W/W, और आपसे पूछ लिया गया कि इसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ए सॉल्यूशन ऑफ HCl is labeled by 5% W/W। 5% W/W का लेबल उस पर लगा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि इसकी मोलैलिटी क्या होगी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये कि भाई 5% W/W का मीनिंग क्या है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम मान ले सॉल्यूशन को अपन, तो सॉल्यूट है वो हो गया 5 ग्राम। अगर सॉल्यूशन को 100 केजी मान लें तो सॉल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा 5 केजी, ठीक है। आप दोनों की सेम यूनिट लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ग्राम ले रहे हैं, जनरली अपन ग्राम ही लेंगे। तो इफ सॉल्यूशन इज equal to 100 gram, then solute जो कि हमारा कौन है HCl, तो solute is 5 ग्राम, ठीक है। अब आप देखिए बताओ सोल्यूट अगर 5 ग्राम है, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया। तो आप देखोगे तो उसमें से घटा देंगे इसको, तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो आ जाएगा 100 माइनस 5,
इज इक्वल टू 95 kg, सॉरी ग्राम, 95 ग्राम आ गया अपने सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, अब अपने जो फॉर्मूला था बिल्कुल सिंपल कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो ग्राम क्वांटिटी देखो 5 ग्राम है, और HCl का जो मोलर मास है 35.5 तो Cl का है, और 1 जो है वो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, तो ये हो जाएगा 36.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 अपॉन ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, मोलर मास है अपना 36.5। ठीक है, तो ये तो हो गए सॉल्यूट के मोल। ठीक है, इसके बाद में सॉल्वेंट का वेट लेंगे और वो भी केजी में लेंगे। देखिए अपने पास यहाँ पर ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 95 अपॉन 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको अपन सिंपल यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और आगे लिख लेंगे भाई मोल पर केजी। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा ये क्वेश्चन बनता है, आपको वेट बाय वेट यानी कि वेट परसेंटेज आपको दिया हुआ है और उससे आपको जो है वो मोलैलिटी निकलवाता है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक सीधा क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया कि भाई 5 ग्राम NaOH है, वो उसको डिजोल्व कर रखा है हमने 50 ग्राम वाटर में, तो मोलैलिटी क्या होगी, वो तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए अपन दूसरी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी टाइप का देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको हो सकता है कि भाई आपको वो मोलैरिटी दे दे, क्या दे दे, मोलैरिटी, और आपको डेंसिटी दे दे, और फिर आपको पूछ ले मोलैरिटी, तो अपन देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं मोलैरिटी ऑफ ए H2SO4 solution, H2SO4 solution is 0.2 m, and density of this solution is कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो आपको 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया और आपसे मोलैलिटी पूछ ली, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलैलिटी पूछ ली है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या अपन को दिया गया है। एक तो आपको दिया गया है कि भाई H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी आपको 0.2 m दिया हुआ है। ठीक है, एंड डेंसिटी दी हुई है आपको 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, और ये मान लीजिए कि वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ H2O सॉल्यूशन, ये क्या है बताओ, वाटर सॉल्यूशन। आपको मान लीजिए वाटर सॉल्यूशन दिया गया है, मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, और कैसे इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले तो मैं आपको एक बड़ा मेथड बताऊंगा, उसके बाद में उसका शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उसी मेथड से सोल्व करेंगे, उसी सॉल्यूशन से ही अपना एक छोटा जो फॉर्मूला बन जाएगा, उसको अपन बना लेंगे। ठीक है, तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। अपने पास है मोलैरिटी, मोलैरिटी किसकी, H2SO4 सॉल्यूशन की, और वो है अपनी 0.2 m। बताओ 0.2 m का क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 0.2 मोल डिजोल है किसके, सॉल्यूट के, यानी कि H2SO4 के। ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि इससे अपन क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि H2SO4 के जो मोल है, H2SO4 के जो मोल है वो अगर 0.2 मान ले, तो जो वॉल्यूम है वो हो जाता है अपना 1 लीटर, यानी कि हो जाता है 1000 ml। ठीक है, तो अपने पास में ये दो जानकारियां तो मोलैरिटी से ही निकल गई है। ठीक है, अब आप देखिए कि मेरे को दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर ml, एक ml सॉल्यूशन में 1.2 ग्राम है, क्वांटिटी जो है वो 1 ml में कितनी है, 1.2 ग्राम। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको पहले से ही मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम देखो मैंने ml में कन्वर्ट कर रखा है यहाँ पर 1000। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना
1200 ग्राम, ग्राम में आएगी क्योंकि डेंसिटी की यूनिट यहाँ पर ग्राम पर ml है, ठीक है। तो अपने पास ये सॉल्यूशन का मास आ गया, ठीक है। और आपको ये मालूम है कि अगर मोलैलिटी निकालनी है तो हमको मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। किसका मास चाहिए अपन को, सॉल्वेंट का। तो हम सॉल्यूट का मास देख लेते हैं कितना है। तो सॉल्यूट के मास को इसमें से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और सॉल्वेंट का मास अपने पास आ जाएगा। तो सॉल्यूट के फिलहाल अपने पास मोल है, कितने हैं, 0.2, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अगर निकालें तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि मोल इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो ग्राम क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ जाएगा मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। तो मोल कितने दिए हुए आपको, 0.2, मोल है 0.2, और मोलर मास H2SO4 का मोलर मास होता है 98 ग्राम। तो ये अपने पास में आ गया, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 6 और 18 और एक 19, तो ये आ जाएगा 19.6, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया कि भाई 19.6, इसको मैंने सोल्व किया है और ये हाँ इतना ही आएगा ये। तो 19.6 ग्राम अपने पास में आ गया इसका सोल्यूट का मास। अब अपन सॉल्वेंट का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा कि भाई सॉल्यूशन का मास तो 1200 ग्राम था और सॉल्यूट का जो मास है वो 19.6 ग्राम है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इसमें से, तो ये आ जाएगा 1200 माइनस 19.6 ग्राम इज इक्वल टू, इसमें से जो भी आता है देखिएगा कि 1200 में से अगर 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 9 निकाल लीजिए, 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 91, 91 में से फिर 10 निकाल लीजिए, फिर 81, 81 में से फिर 0.6 निकाल दीजिए, तो 81 में से 0.6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80.4, तो ये आ गया 1180.4, ठीक है, ग्राम में आ गया ये। अब देखिएगा आगे, इसके बाद अपने पास सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉल्वेंट के मोल पहले ही है, तो अब तो मोलैलिटी निकालना बिल्कुल आसान हो गया कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.2 है पहले से ही, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेकिन केजी में करना आपको इसको, तो इसको 1000 से यहाँ पर डिवाइड करना मत भूलिएगा, 0.4 अपॉन 1000, इसको अपन ने केजी में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया फिर से, और इसको सिंपल अपन सोल्व कर लेंगे और जो है वो मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है और आपसे मोलैलिटी पूछा है। अब आपको मैं इसका बिल्कुल छोटा जो मेथड बताता हूँ, ठीक है, इसी से निकाल लेंगे अपन छोटा मेथड, ठीक है। आपने क्या किया है, यहाँ पर मोलैरिटी है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखा जाए तो ये अपनी मोलैरिटी थी, ये क्या थी अपनी मोलैरिटी, और नीचे हमने 1000 से डिवाइड कर रखा है, तो 1000 को ऊपर ले आइए, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो ये अपन ने कैसे कैलकुलेट किया है, देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन ने क्या किया है कि डेंसिटी को वॉल्यूम से जो है वो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है, और वॉल्यूम आपको पता है कि 1000 ही लिया जाएगा यहाँ पर, तो 1000 इंटू डेंसिटी, और उसमें से क्या कम किया है हमने यहाँ पर, इसका ग्राम क्वांटिटी कम की है, किसकी, सोल्यूट की, और वो कैसे निकाली अपन ने, यहाँ देखिएगा मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो ये आ गया मेरा मोलैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1000, ठीक है, और 1000 के बाद में इनटू लिख रहा हूँ m, ठीक है। अभी आप देखो कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर आपको अभी भी सिखाया कि मैंने यहाँ पर 0.2 लिया जो कि मेरी मोलैलिटी थी, और उसके बाद नीचे मैंने क्या किया कि ये 1200 ये कितना था मेरा 1180.4 अपॉन 1000 ये आ रहा था, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा इसमें कि 1000 को मैं ऊपर ले रहा हूँ मोलैरिटी के साथ, तो मोलैरिटी 1000 इंटू मोलैरिटी, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ क्या क्या किया हुआ है, 1180 मैंने कैसे निकाला हुआ है, 1180.4 मैंने कैसे निकाला हुआ है कि मैंने 1200 लिया, 1200 कैसे लिया मैंने, डेंसिटी इंटू क्या किया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हर बार 1000 लेवल ही लेंगे, तो 1000 इंटू डेंसिटी, तो ये मेरा आ जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी, माइनस माइनस में क्या किया मैंने, ये 19.6 कम किया, वो कैसे आया, वो आप देखिएगा यहाँ से कि मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो
मोल किसके लिए बने, तो मोल जो है वही क्या है, मोलैरिटी है, जो मोल है वही क्या है, मोलैरिटी। तो यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ मोलैरिटी और इंटू क्या कर रहा हूँ मैं, मोलर मास, किसका, सोल्यूट का। तो मोलर मास मैंने यहाँ पर सोल्यूट का मोलर मास उसको m1 से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अपने पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया, बिल्कुल ही आसान है, इसको डायरेक्ट ही याद कर लीजिए। आप वैल्यू पुटअप करेंगे, इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरह से आ सकता है। हो सकता है कि वो आपको मोल फ्रैक्शन दे, आपको क्या दे सकता है, वो मोल फ्रैक्शन दे सकता है, और मोल फ्रैक्शन से आपको जो है वो मोलैलिटी पूछ सकता है, तो उससे दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड इन इट्स वाटर सॉल्यूशन, इन इट्स वाटर सॉल्यूशन इज, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर कि मान लो मैंने कि 0 पॉइंट लिख दिया मैंने, कुछ भी मान लीजिए आप 0.2 लिख दिया मैंने, चलो ठीक है 0.2, ठीक है। तो कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा इस बार आपको क्या किया है कि आपको मोल मोल फ्रैक्शन दे दिया है, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, और आपसे मोलैरिटी पूछी है, ठीक है। तो फिर से मैं वही करूंगा, एक बार आपको बड़े मेथड से समझाऊंगा, पूरी चीज को क्लियर करूंगा, और उसके बाद में मैं एक बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला वहां पर बना देंगे उसी सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कि इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का, तो मैं मोल फ्रैक्शन को x से लिखता हूँ। तो x सॉल्यूट कौन है अपना, एसिटिक एसिड, तो वो दिया हुआ मेरा 0.2। तो बताओ दूसरा जो कंपोनेंट है वो वाटर है, तो बताओ वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, ठीक है। और एक का अगर मोल फ्रैक्शन उसमें 0.2 है तो बाकी का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो वाटर के भी मोल फ्रैक्शन आ गए और सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन अपने पास आ गए, ठीक है। अब अपन आगे करते हैं, मान लीजिए कि सॉल्यूट के जो मोल है उसको N1 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया N1, और मोल्स ऑफ वाटर वो मान लीजिए मैंने ले लिया कितना N2, ठीक है। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं। अगर अगर अपन इसके मोल फ्रैक्शन निकालें एसिटिक एसिड के, तो ये CH3COOH ये आ जाएगा इसके मोल अपॉन टोटल मोल, इसके मोल कितने हैं N1, टोटल मोल कितने हैं N1 प्लस N2, तो वो आ गए अपने पास N1 प्लस N2। अब देखिएगा ये तो आ गया एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन। अब वाटर के भी अगर लिखे अपन यहाँ पर, तो XH2O इज इक्वल टू वाटर के मोल अपॉन कितना टोटल मोल, इस तरह से वाटर के जो है वो मोल फ्रैक्शन आ गए। अब एसिटिक एसिड के जो मोल फ्रैक्शन है वो अपने पास है 0.2 और वाटर के ये है इतने, तो आप लिख लीजिए एक बार। अब मैं मोल्स में रेशियो निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, इसका कितना है 0.2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा N1 अपॉन N1 प्लस N2, और उधर अपन लिखाएंगे तो इसका कितना है बताओ 0.8 इज इक्वल टू क्या आ गया N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब क्या कीजिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन 1 और ये होगी 2, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 अपॉन क्या कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 0.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, चलो मैं पूरा लिखता हूँ N1 अपॉन N2, ये आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। आपको पता है कि N1 प्लस N2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा 1/4, तो अब N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू आ गया 1/4। तो देखो मेरे पास ये निकल के आ गया N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/4। यानी कि आप समझिए इसको कि अगर यहां से देखो मैं इसको आगे का इधर सोल्व करता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये सॉल्यूट के मोल थे, सॉल्यूट के मोल अगर 1 है तो सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो देखिएगा यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कितने हैं बताओ, 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन है अपने पास, वाटर। ठीक है, यहाँ पर भी आप एसिडिक एसिड लिख दो, मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड 1 है, तो सॉल्वेंट के कितने हो जाएंगे फिर, जो है वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या पूछा था बताओ, मोलैलिटी पूछी थी। ठीक है, तो मोलैलिटी में अपन को क्या चाहिए, सोल्यूट के मोल चाहिए जो कि 1 है ही। ठीक है, और सोल्वेंट का अपन को क्या चाहिए, मास चाहिए। अगर सोल्वेंट के मोल 4 है तो उसका ग्राम क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो अपने पास देखिएगा ग्राम क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आपको बताइए, मोल इंटू मोलर मास जो कि कितना है बताओ 18, तो ये हो जाएगा 72 ग्राम। तो सॉल्वेंट की ग्राम क्वांटिटी आ गई और सॉल्यूट के मोल आ गए। अब मोलैलिटी निकालना बिल्कुल ही आसान हो गया। देखिएगा मोलैलिटी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ m, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 ग्राम, तो ये आ जाएगा 72 बाई 1000। ठीक है, तो ये इसको 1000 ऊपर चल जाएगा, तो 1000 अपॉन कितना आ जाएगा 72। उसको आप सोल्व कर लीजिएगा, उसके आगे स्मॉल m लिख दीजिएगा या मोल पर केजी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे से आप जो है मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला अपन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या किया है उसको आप देखिए, ये एक जो है 1 जो है यहाँ पर, ठीक है, वो इसके मोल है। ठीक है, ये भी कहां से आए, इधर देखिएगा आप। ठीक है, देखिए समझिए, मोल फ्रैक्शन अपने पास में एसिडिक एसिड कितने थे 0.2 और वाटर के कितने थे 0.8। ठीक है, तो देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पर कि मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 x1 अपॉन m2 x2। इस फॉर्मूले में आप देखिए और चेक कीजिए, अगर ये 1000 यहां से ऊपर चला जाए, अगर ये 1000 कहां चला जाए बताओ, ऊपर चला जाए, तो आप खुद देख लीजिए 1000 ऊपर जाएगा तो ये 1000 आ गया ऊपर। ठीक है, अब x1 अपॉन x2, तो ये जो 1/4 आ रहा है यहाँ पर देखिएगा, इसको जो 72 है इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर 4 इंटू 18, तो 1/4 आ रहा है, तो एक तरह से ये x1 अपॉन x2 है। आप देख लीजिए खुद ही, 1/4 क्या है बताओ, x1 अपॉन क्या है बताओ x2। ठीक है, यही है ना 1/4। ठीक है, इसका मतलब ऊपर मैं अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन लूंगा तो नीचे किसके ले लूंगा बताओ, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। तो देखो उस फॉर्मूले में ऊपर x1 लिया हुआ है, नीचे क्या लिया हुआ है x2, और क्या है नीचे बताओ, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, जो 18 है, तो m2 मेरा सॉल्वेंट का क्या है बताओ, मोलर मास। तो देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अपन ने बना लिया, इतना नहीं करना पड़ेगा, इसी से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखें तो x1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और x2 क्या है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन नहीं दिए हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस है x1 आ जाएगा, और m2 क्या है बताओ, मोलर मास ऑफ है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, m2 क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली आप निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को याद रखिए, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा आपने कि मोलैलिटी पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलेंगे, अब अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अपना नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। अपना जो नया टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल एन से लिखेंगे। ठीक है, मोलैलिटी वाले टॉपिक को मैं मिटा देता हूं, इसको भी थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एन से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, अच्छा एक चीज बता दूं पहले में कि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है, सॉल्वेंट का जो मास है वो उतना ही रहेगा, तो मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज नहीं होगी। हमने देखा था वहां पर कि मोलैलिटी टेम्परेचर चेंज हो रही थी, तो मोलैलिटी नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। अब नॉर्मेलिटी देखिए क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सोल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है, ध्यान दीजिएगा,
किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जो ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल है उसी को अपन यहाँ पर कहेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined as number of gram equivalent dissolved in per liter volume of solution, per liter volume of solution, per liter volume of solution। तो इसको अपन कहेंगे यहाँ पर नॉर्मेलिटी। देखो फॉर्मूला अपने पास में क्या आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया देखिएगा, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम आपको फिर से यहाँ पर क्या लेना है बताओ, लीटर में ही लेना है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यूनिट क्या आ गई इसकी, पहले यूनिट देख लीजिए। तो यूनिट में आपको साफ ही दिख रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट को आपने लीटर से डिवाइड कर रखा है, तो यूनिट हो जाती है अपनी कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ठीक है, या इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं अपन कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गई अपनी नॉर्मेलिटी की जो यूनिट। अब आपके पास में एक सवाल आया होगा कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि ग्राम क्वांटिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं बताओ, ग्राम क्वांटिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो देखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है अपना कि ग्राम क्वांटिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो जाता है अपना ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब एक और चीज आ गई भाई, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम क्वांटिटी तो ठीक है अपन को पता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो देखिएगा उसके लिए एक और फॉर्मूला अपने पास में है यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो है मोलर वेट अपॉन क्या आ गया, वैलेंसी फैक्टर, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो देखिएगा ध्यान से कि मोलर वेट भी अपन को मालूम है कि भाई किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वेट होता है वो होता है उसका मोलर वेट। 1 मोल का मतलब उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो पार्टिकल्स हैं उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, मोलर वेट। ठीक है, तो वो तो हमको मालूम है। अभी वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो वैलेंसी फैक्टर के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे भाई वैलेंसी फैक्टर क्या है। तो वैलेंसी फैक्टर के बारे में पढ़ने के बाद में अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए वैलेंसी फैक्टर। तो देखिएगा ये ध्यान रखिए वैलेंसी फैक्टर आपको कई जगह पर काम आता है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। देखिएगा वैलेंसी फैक्टर क्या है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन थी, सिंपल सा फॉर्मूला था, यूनिट थी, और इन दोनों के सिंपल से मतलब थे जो आपको जो इजीली याद हो जाएंगे। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, उसके बाद अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर की वजह से की हेल्प से आप निकालेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट। देखिएगा वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो नया हेडिंग आप डाल लीजिए वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो देखिए मैं अलग अलग के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर आपको एटम की बात कर रहे हैं आप, तो एटम के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो फॉर किसी भी एटम के लिए तो जो एटम की वैलेंसी है वही क्या होगा उसको बताओ, वैलेंसी फैक्टर। तो ये यहाँ लिख रहा हूं मैं वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ एटम, तो किसी एटम की जो वैलेंसी है वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। तो आप देख लीजिए जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 4। सोडियम की वैलेंसी पूछ ले आपको, जिनकी भी फिक्स वैलेंसी है यहाँ पर, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना नहीं, इनकी वैलेंसी जो फिक्स है इतनी ही होती है। चलो अपन आगे बात करते हैं। नंबर टू, ठीक है, कई कुछ ही रिएक्शंस में ना कई कंपाउंड में ही इसमें चेंज होती है थोड़ी सी इसकी वैलेंसी, लेकिन मैक्सिमम में 4 ही रहती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नंबर 2, 4 एटम के बाद में अगर मान लीजिए आपको पूछे भाई किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो 4 आयन, तो आयन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किसी भी आयन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है
वही क्या होता है उसका वैलेंसी फैक्टर। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो देख लीजिएगा आप, जैसे मान लो आपके पास में है कार्बोनेट आयन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसके ऊपर दो चार्ज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। आपके पास में है फॉस्फेट आयन, तो यहाँ पर इसका जो है वो 3 चार्ज है इसके ऊपर, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 3। आपके पास में अमोनियम आयन, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तो किसी भी आयन पर जो चार्ज है वही क्या है बताओ उसका वैलेंसी फैक्टर। तो ये दूसरा देखा अपन ने कि भाई आयन का क्या होगा। देखो तीसरा देखते हैं फॉर एसिड, भाई एसिड का वैलेंसी वेक्टर क्या होगा। देखिएगा एक एसिड जितने प्रोटॉन रिलीज करता है, मतलब एक एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, ठीक है, वो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ गया अपना कि नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, और देगा कहाँ बताओ इन वाटर सॉल्यूशन, कहाँ देगा ये वाटर सॉल्यूशन में देगा जनरली, ठीक है। कितने दे सकता है एक मॉलिक्यूल, तो आप देखिएगा एग्जांपल अपन यहाँ पर ले तो HCl, बताओ एक HCl का एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल एक ही है इसके पास में, ठीक है। तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है कितना 1। H2SO4 देखें अपन, तो H2SO4 में कितने देगा बताओ 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2। ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड देख लीजिए H3PO4, तो कितने देगा ये 3। तो H3PO4 देखो आपको स्ट्रक्चर भी मालूम होनी चाहिए, पी ब्लॉक में अपन पढ़ेंगे सभी की स्ट्रक्चर्स। तो देखो आप स्ट्रक्चर इसकी H3PO4 की स्ट्रक्चर, तो H3PO4 की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है। तो अब आप तो देख लीजिए कि जितने भी OH बॉन्ड है इसके अंदर वही आयोनाइज होंगे, ठीक है, क्योंकि O और H की नेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है, तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो आयोनाइज होंगे। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन देखा। इसलिए से अगर मान लीजिए अपन फॉस्फोरस एसिड की बात करें तो देखो वैलेंसी वेक्टर 2 ही है, देखने पर आपको 3 लग रहा होगा लेकिन 2 ही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर की अपन स्ट्रक्चर पर जाए अपन, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, एक H जो है वो पीएच बॉन्ड है यहाँ पर और 2 OH है, तो ये वाले प्रोटॉन ही रिलीज होंगे और ये रिलीज नहीं होगा क्योंकि दोनों की नेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में, तो ये रिलीज नहीं होगा, तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा ही नहीं, तो वैलेंसी वेक्टर 2 ही आएगा। इसी तरह से आप H3PO2 को देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है वो एक ही है वैलेंसी वेक्टर, क्योंकि H3PO2 की स्ट्रक्चर जो है वो ये है, इसको हाइपोफॉस्फेट एसिड बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को क्या 2 H है और एक ही OH बॉन्ड है यहाँ पर, तो एक ही प्रोटॉन रिलीज होगा। तो कोई भी एसिड जितने भी प्रोटॉन इसको बोलते हैं इसकी बेसिसिटी, क्या बोलते हैं इसको अपन इसकी बेसिसिटी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ, यहाँ इसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जितने वो प्रोटॉन देता है उसको उसकी क्या बोलते हैं अपन बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं नंबर 4 कि भाई बेस का जो है वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट है बेस का वैलेंसी फैक्टर। तो देखिएगा नेक्स्ट अपना है वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस नंबर 4, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। तो नंबर 4 है अपना वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बेस का, तो एक बेस जितने हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसका एक मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोक्साइड आयन देता है वही क्या होता है उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इज इक्वल टू उसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी, क्या बोलते हैं उसको अपन एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने OH आयन देगा, ठीक है, या 1 मोल अगर लेंगे अपन 1 मोल लेंगे तो फिर कितने मोल देगा वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा एग्जांपल इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में है NaOH, तो NaOH में आपको था कि एक ही OH देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। आपका आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कितना हो जाएगा बताओ 3। तो वाटर सॉल्यूशन में जितने वो OH दे सकता है, ठीक है, मैक्सिमम जितने दे सकता है, ठीक है। ये आप ये जानते हैं कि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड तो आयनाइज कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जब होंगे तो कितने दे सकता है, वो होता है वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर 1 2 और इसका आ गया 3। चलो आगे बात करते हैं, ये हो गया अपना बेस का वैलेंसी फैक्टर। इसके आगे देखते हैं अपन सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट डाल लीजिए आप सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर, यानी कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोल्ट। नंबर आपका कौन सा था 5। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोल्ट,
तो देखिएगा सोल्ट का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ऑन केटायन और ऑन एनायन, ये सोल्ट के आप मतलब सोल्ट न्यूट्रल होते हैं, तो केटायन पर जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही किसका होगा बताओ, एनायन का, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन, उन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही क्या होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। तो देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मालूम मैंने लिया KCl, आपको पता है कि पोटेशियम पे +1 Cl पे -1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है बताओ 1, ठीक है। मैंने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देखो मैग्नीशियम पे +2 और 2 Cl है तो 2 पे कितना हो जाएगा -2, ठीक है, तो फैक्टर कितना हो जाएगा 2। इसलिए मैंने लिया मान लीजिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट में आप देखिएगा 2 एल्यूमिनियम के आयन है और अब बताइए एक पर चार्ज कितना है प्लस का 3, तो 2 पर कितना हो जाएगा बताओ +6, तो टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा +6 और उसका कितना हो जाएगा -6, क्योंकि सल्फेट पे एक पे होता है -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा +6, ठीक है, सॉरी -6, तो ये हो जाएगा अपना 6, तो +6 -6। अब चार्ज से तो इसका निकाल लीजिए केटायन का, से निकाल लीजिए एनायन का, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर। और देखिए एक एग्जांपल आपको, मान लो पोटेशियम है, देखो पोटेशियम में पोटेशियम की जो फिटकरी है एलम है उसको पोटेशियम एलम बोलते हैं, क्रोमियम की हो तो उसको क्रोम एलम बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ से इसमें इसमें आप देखोगे तो देखो 2 प्लस तो यहाँ पर हो गया और 6 प्लस यहाँ पर हो गया, तो टोटल कितना हो गया बताओ 8 प्लस हो गया इसका, ठीक है, और 8 ही क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 6 माइनस यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आप कि केटायन का टोटल मैग्नीट्यूड चार्ज देख लीजिए या फिर एनायन का देख लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर। चलो अपन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर जो है वो किस तरह से निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। नंबर जो भी है आपका 6 था या 7 था, तो वैलेंसी फैक्टर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लीजिए अब इन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीजन नंबर में कितना चेंज आता है या रिड्यूसिंग में जितना चेंज आता है दोनों में बराबर ही आएगा, ठीक है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का क्या होता है बताओ रिडक्शन, तो उसकी तरफ तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसका क्या होता है बताओ ऑक्सीडेशन। तो यूं कहते हैं आप कि रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक मोल पार्टिकल के लिए, किसके लिए बताओ, एक मोल पार्टिकल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उसको बोलेंगे अपन वैलेंसी फैक्टर। तो ध्यान से समझिएगा ध्यान से इसको कि ये क्या होता है, देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे तो मोल्स ले लीजिए, यहाँ मोल्स लेंगे तो पार्टिकल के भी मोल्स ले लेंगे, यहाँ अगर नंबर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल ले लेंगे वहां पर, ठीक है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम reducing agent to oxidizing agent, ठीक है। और ये ध्यान रखिए रिड्यूसिंग एजेंट की भी क्वांटिटी कितनी लेंगे बताओ 1 मोल, और उसकी भी क्वांटिटी कितनी लेंगे 1 मोल, ठीक है, कि भाई 1 मोल रिड्यूसिंग एजेंट से 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो कितने मोल है, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। देखिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये मान लीजिए कि रिएक्शंस में जनरली पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, इनको जनरली क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अपन काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होंगे बताओ परमैंगनेट आयन होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये मान लीजिए जब मीडियम एसिडिक होता है, देखो समझिए जैसे जब मीडियम एसिडिक होता है तो ये जो किसी का भी करता है ऑक्सीडेशन तो खुद का रिडक्शन जनरली +2 स्टेट में होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया Mn2+,
तो यहाँ पर मैंगनीज का अगर ऑप्शन नंबर निकालेंगे तो मैंगनीज का आएगा यहाँ पर प्लस का 7, ठीक है। रिडॉक्सिनेशन में और देख लेंगे, वहां पर अपन प्लस का 7 और वहां पर कितना आ गया प्लस का 2। तो चेंज कितना आया देखो एक मोल ही है ये, कितना है बताओ, एक मोल, ठीक है। अब एक मोल में एक ही मैंगनीज है, यहीं से निकाल लीजिए आप इसको, एक ही मैंगनीज है, वहां पे कितना है बताओ एक, तो एक में ट्रांसफर कितना हुआ 7 से 2, इसका मतलब कितना का चेंज आ गया बताओ 5 का, ठीक है। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रिड्यूसिंग ये कौन है बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, कहां से आएंगे बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट से आएंगे, ठीक है। तो 5 आएंगे तो यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर हो जाता है कितना बताओ 5। दूसरा ये होता है एसिडिक मीडियम में, अगर मीडियम वीक बेसिक हो या न्यूट्रल हो तब देखिएगा ये क्या होता है यहाँ पर, अगर मीडियम जो है वो न्यूट्रल हो, या तो क्या हो मीडियम बताओ न्यूट्रल या वीक बेसिक हो, मैं लिखा है वीक बेस, ठीक है। तो ये परमानेंट आयन है वो MnO2 में वहां पर रिड्यूस होता है, ठीक है। किसी का करके ऑक्सीडेशन और खुद का क्या होता है बताओ MnO2 में रिडक्शन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर तो कितना आएगा मैंगनीज पर प्लस का 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा बताओ प्लस का 4। तो आप खुद देख लीजिए चेंज कितने का आया, 7 से 4 में कितने का चेंज आ गया बताओ 3 का चेंज आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे कहां से, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से लेकर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, ठीक है। चलिए तो ये आ गया वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका बताओ 3, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लीजिए, इसका ध्यान ही रख लीजिए आप इन तीनों चीजों को। MnO4 माइनस अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है, अगर मीडियम कैसे है बताओ, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है और उस मीडियम में आप इससे क्या करा रहे हैं बताओ, किसी का ऑक्सीजन करवा रहे हैं, तो ये खुद रिड्यूस होता है यहाँ पर MnO4 माइनस मैग्नेट आयन में। पर मैग्नेट से क्या बनेगा मैग्नेट, पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है और मैग्नेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो देखिएगा मैग्नेट आयन में इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा Mn पे कितना है बताओ 6 प्लस, और यहाँ पर जो Mn पे कितना है बताओ 7 प्लस। तो आप देखेंगे तो एक का चेंज आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर भी कितना हो जाएगा बताओ 1, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके लिए। एक दो एग्जांपल मैं अच्छे से और करा देता हूँ आपको इसमें, ताकि टॉपिक जो है वो ठीक से क्लियर हो जाए। अगर अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो उसको भी जनरली अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। तो डाइक्रोमेट आयन Cr2O72 माइनस एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होते हैं तो क्या बनाते हैं Cr3 प्लस, ठीक है। और यहाँ देखो ध्यान से समझिएगा, अब होता है कि क्रोमियम यहाँ पे कितना बताओ 6 प्लस में और वहां कितना है 3, तो चेंज आया 3 का। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो 1 मोल की बात की थी मैंने, तो 1 मोल में क्रोमियम 1 नहीं है 2 है, ठीक है। तो 1 के लिए 3 का आया तो 2 के लिए कितने का चेंज आ जाएगा बताओ 6 का चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको 3 और क्योंकि क्रोमियम 2 है तो 3 इंटू क्या करेंगे 2, तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ 6, इसका वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ 6, है ना। तो जब भी इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मोलर वेट जो भी है इसका उसमें 6 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए और कोई एग्जांपल मैं कराता हूँ आपको। जैसे H2O2 को भी मैंने कहा था आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका खुद का रिएक्शन जो है वो मान लीजिए O2 में होता है, क्या होता है इसका रिएक्शन बताओ O2 में। तो आप देखेंगे तो ये पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड है तो यहाँ पर क्या है बताओ O पे -1 और यहाँ पर O पे चार्ज कितना है बताओ 0, ठीक है। एलिमेंट स्टेट में सभी का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है 0। तो आप देखेंगे कि -1 से 0 यानी कि 1 का चेंज आया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, ऑप्शन 2 है तो 2 पे कितने का चेंज आएगा बताओ 2 का। तो उस कंडीशन में वैलेंसी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि भाई वैलेंसी वेक्टर में जो है ऑप्शन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, उसी को अपन बोलेंगे यहाँ पर वैलेंसी वेक्टर। तो ये थी अपनी बात वैलेंसी वेक्टर की। अपन आगे चलते हैं, नॉर्मलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। चलो क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolved in 500 ml of water solution. Calculate the normality of solution. Calculate the normality of solution. आपको नॉर्मेलिटी पूछी है सॉल्यूशन की, तो कैसे निकालेंगे तो देखिएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा, फॉर्मूला क्या है एक बार लिखता हूं मैं यहाँ पर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे बताओ आप, लीटर में लेंगे। तो आप देखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, चलो अपन निकालते हैं। H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लेते हैं अलग से, H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, बताओ ग्राम क्वांटिटी कितनी है, ग्राम क्वांटिटी, ग्राम क्वांटिटी कितनी है बताओ उसकी, वो आपको दी हुई है 4.9 ग्राम। स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ मैं, 4.9 ग्राम। तो ग्राम क्वांटिटी होगी 4.9। अब अपन इसके मोल लिखते हैं, ठीक है, इसके मोल नहीं सॉरी इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं चलो, ठीक है। तो बताओ इक्विवेलेंट मास इसका निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर वेट कितना है इसका 98, और इसका वैलेंसी फैक्टर अभी सिखाया मैंने आपको कि कितने प्रोटॉन देगा ये 2। तो ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका 98/2, ये आ गया अपना इसका इक्विवेलेंट वेट। अब निकालेंगे अपन ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे इसके, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि ग्राम क्वांटिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम क्वांटिटी कितनी है 4.9, इक्विवेलेंट वेट कितना है 98/2। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो आप ये जो है ना ये कट जाएगा 2, ये आ जाएगा ऊपर 0.1 और 2 से 2 कैसे लगा होगा, ये आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया 0.1। अब देखो बिल्कुल ही आसान हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने कि कितने आ गए 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ रखना है, लीटर में। वहां पे दिया आपको 500 ml, तो आप लीटर में चेंज कर लेंगे। तो 500/1000 लीटर में चेंज हो गया। तो ये आ गया 0.1 अपॉन ये कितना आ जाएगा बताओ 1/2, लेकिन 2 कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 n, चाहो तो आप 0.2 n लिख दीजिए, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दीजिए, ठीक है, जैसे अपन नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इसमें नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कुछ और इक्वेशन जैसे अपन ने मोलैरिटी में निकाली थी ना, डाइल्यूशन इक्वेशन, मिक्सचर इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात करेंगे भाई न्यूट्रलाइजेशन में कैसे निकालेंगे मोलैरिटी, ठीक है। तो फटाफट देखिएगा यहाँ पर पहली है डाइल्यूशन, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इधर, उसके बाद में उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ओपन कर लेंगे। तो देखो एक तो यहाँ पर है डाइल्यूशन इक्वेशन। तो डाइल्यूशन इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे मोलैरिटी में थी। तो वहां थी m1v1 = m2v2, तो यहाँ पर क्या होगी बताओ n1v1 = n2v2। ये तो किसी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो फिर नई नॉर्मेलिटी पूछ लेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, इससे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज अपने पास है यहाँ पर मिक्सचर इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है जैसे वहां पर थी। तो दो दो सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपको पूछ लिया कि भाई अब नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। तो n = क्या आ जाएगा n1v1 + n2v2। अगर दो से ज्यादा भी हैं तो उनको अपन यहाँ पर सम कर देंगे, और अपॉन v1 + v2 प्लस अगर और भी सॉल्यूशन है तो सबको यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो मिक्सचर की जो है वो नॉर्मेलिटी आप ऐसे निकालेंगे। तीसरा तीसरा जो अपन देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कि भाई न्यूट्रलाइजेशन में नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब है कि रिएक्शन किसकी होगी बताओ, एसिड और बेस की। तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें बेसिक सॉल्यूशन मिला दिया है और आपसे पूछ लिया कि अब नॉर्मेलिटी क्या होगी तो कैसे निकालें, तो इससे अपन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी = n1v1 n2v2 अपॉन v1 + v2। अब समझ यहाँ से अगर एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है, देखो एक चीज समझ लीजिएगा आप, न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो एसिड के सेम मिली इक्विवेलेंट बेस के सेम मिली इक्विवेलेंट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। मान लो एसिड के 10 मिली इक्विवेलेंट है और बेस के भी 10 है, तो दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर कोई भी नॉर्मेलिटी अपन निकालने की वहां पर बात नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ना तो एसिड बचेगा और ना ही वहां पर बेस बचेगा। तो आप समझिए ध्यान से, जिसके भी ज्यादा होंगे उसमें से कम को घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने साइन लगवाया है, इस तरह से लगाया है क्योंकि इसमें से अब घटाना तो है अपन को, तो जो ज्यादा है उसमें से अगर वो ज्यादा है तो उसमें से इसको घटा देंगे, ये ज्यादा है इसमें से इसको घटा देंगे, चलो ठीक है। तो इसमें से अपन निकालेंगे न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन से, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, उसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। यहाँ लिख रहा हूं मैं कि भाई मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मिली इक्विवेलेंट = नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम किसमें, ml में। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए आप मिली इक्विवेलेंट ही है ये, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मिली इक्विवेलेंट ले लेंगे अपन, मिली लिया है मैंने क्योंकि वो वॉल्यूम अपन ने ml में लिया है। चलो आगे बात करते हैं। एक फॉर्मूला और है मेरे पास यहाँ पर कि नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों के फॉर्मूलाज को अरेंज करेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को, तो आपको साफ भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला कि नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये चार फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1,
कैसे? डायरेक्शन इक्वेशन पे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2 n 200 ml water solution of HCl is diluted by 200 ml of water। और आपसे पूछा कि भाई कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे? देखा आपने डाइल्यूट कर दिया है तो डाइल्यूशन इक्वेशन लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या है कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आप देखेंगे तो N2 अपन को निकालना है, बाद की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये आ जाएगा N1V1 अपन क्या आ जाएगा V2। ठीक है, तो N1 दिया हुआ आपको कितना है बताओ 0.2, V1 कितना है बताओ 200। अब V2 में आप ध्यान रखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है कि 200 ml वाटर और मिला दिया है, तो पुराना वॉल्यूम तो रहेगा ही। तो अब नया जो वॉल्यूम आएगा V2 वो पुराना प्लस और मिला दिया है, वो दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो इसका खास ध्यान रखेंगे 200 प्लस 200। ठीक है, और इस तरह से सिंपल इसको कैलकुलेट करके अपन नॉर्मलिटी रिजल्टेंट निकालेंगे भाई कितनी नॉर्मलिटी आ गई है बाद में डायल्यूट करने के बाद में। तो एक क्वेश्चन तो बनता है ये वाला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को ऐसे ना देकर ये क्वेश्चन देता है, मान लीजिए इस तरह से 0.1 n कुछ मान लीजिए 200 ml वाटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is diluted up to 500 ml। ठीक है, कैलकुलेट, मान लीजिए आपको दो क्वेश्चन पूछ लेता है इसी के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट न्यू नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, आपसे मोलैरिटी भी पूछ ली, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको अपन। ठीक है, फॉर्मूला अपन वही लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और हम निकाल लेंगे N2, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा N1V1 अपॉन V2। तो आप देखिएगा N1 क्या है बताओ 0.1, V1 क्या है 200, N2 हमको निकालिए, V2 क्या है बताओ। अब तो देखो डाइल्यूटेड अप टू 500, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम को 500 कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब 300 मिलाया होगा उसमें। ठीक है, तो ये आ गया अपना 500, ये तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ पर आ गया ये 0.2 अपॉन कितना आ गया 5, ये आ गई नॉर्मलिटी। इसको भी अपन आगे सोल्व कर लेंगे, तो 0. जो है वो 0.4 आ जाएगा, ये आ गई अपनी नॉर्मलिटी। अब अगर मान लो इसको आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी आपको सबको मालूम है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और मोलैरिटी निकालनी है तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे इधर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो नॉर्मलिटी अपनी आई है कितनी 0.04, और H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, तो अपॉन कितना कर देंगे 2, तो इक्वल टू आ जाएगा 0.02 m। इससे सब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, सॉरी पहले इसकी बात कर लेते हैं कि भाई मिक्स कर दिया तो अपन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपन ने मोलैरिटी में निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। देखिएगा थर्ड टाइप क्वेश्चन 0.2 m, मैं थोड़ा सा और घुमाता हूं उसको, 0.2 m 100 ml solution of H2SO4 is mixed with 0.2 n 200 ml solution of H2SO4। ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल सॉल्यूशन की क्या होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही वाला, n इज इक्वल टू क्या लगाएंगे बताओ N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखिए इसमें कि पहले आपको मोलैरिटी दी हुई है और यहाँ पर क्या दी हुई है नॉर्मलिटी, तो मोलैरिटी को आप नॉर्मलिटी में चेंज कर लेंगे, तो रेस्पेक्ट कितना होता है उसका 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगी बताओ नॉर्मलिटी। ठीक है, तो
यहाँ पर नॉर्मेलिटी बना लेंगे इसको। इस इक्वल टू देखो n1 को 0.2 तो मोलैरिटी है और 2 इसका वैलेंसी वेक्टर है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 0.4 n। ये आएगा अपना 0.4 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml प्लस n2 कितना दिया हुआ आपको 0.2n 0.2n और फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना आ गया अपने पास V1 प्लस V2, पहले 100 ml फिर 200 ml, ये आ जाएगा 100 प्लस 200। हाँ यहाँ पर मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा, इंटू 200 और फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 300 और उसको आप सिंपल सोल्व कर लीजिएगा और ये आ जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी। चलो अपन आगे बात करते हैं। जो अब बात करेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कि अपन यहाँ पर कि मान लो एक एसिड में बेस को मिला दिया है, तो देखिएगा 0.2 यहाँ पर ले लिया मैंने कि 0.2 n 100 ml HCl solution is mixed with 0. कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर 4n NaOH कुछ वॉल्यूम लीजिए 100 ml NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी पूछ ली है, ठीक है, तो उसी से करेंगे अपन। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ n1 v1 माइनस n2 v2 अपन क्या करेंगे v1 प्लस v2। अब आप देखिए मिली इक्विवेलेंट किसकी ज्यादा है, इसके कितने है बताओ 100 इंटू 2 20 है मिली इक्विवेलेंट, इसे कितने बताओ ये इसके आएंगे 40, इसका मतलब बचेगा कौन बेस बचेगा, दोनों के वैलेंसी वेक्टर सेम ही है, नॉर्मेलिटी दी हुई यहाँ पर, नॉर्मेलिटी से ही न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन जो है हमेशा नॉर्मेलिटी से करेंगे, कभी भी मोलैरिटी से नहीं करेंगे, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मेलिटी से ही करेंगे क्योंकि उसमें वैलेंसी वेक्टर भी कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे तो इसके ज्यादा है तो ज्यादा में से कम कम करने हैं अपन को, तो 4 इंटू 100 माइनस ये आ गया 0.2 इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 100 100 प्लस 100, तो ये आ गया अपना 40 माइनस 20, ये आ गया 20 बाई 200, तो ये अपन सिंपल यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1 n, तो नहीं जो है वो 0.1 n आ जाएगी, लेकिन किसकी आएगी आप ध्यान रखिए बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो लिख सकते हो आप ये NaOH की आएगी क्योंकि वो तो बचा ही नहीं है HCl, तो NaOH ही बचा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये हो गया क्वेश्चन अपना इंटरलेशन का, तो इसी तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये तो हो गया अपने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो अब ये कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है इसको मैं यहीं पे पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर बचा गया है कि H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बचा है, ठीक है, और जो वो ओलियम का वेट परसेंटेज बचा है जिसमें SO3 की परसेंटेज क्वांटिटी जो वो पूछता है, ठीक है, तो उनको किसी और लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।